हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप जो नर्वस सिस्टम की प्रीवियस वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन की क्लासिफिकेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रेन होता है इसे हम एनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। और जो ब्रेन है इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका फोर ब्रेन, सेकंड आता है आपका मिड ब्रेन, थर्ड आता है आपका हिंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है इसे हम प्रोजेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका टेलेंसेफ्लॉन, सेकंड आता है आपका डायंसेफ्लॉन। और डियर स्टूडेंट्स, जो टेलेंसेफ्लॉन होता है इसमें आपके सेरिब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और हमारा अमाइग्रेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। जो मिड ब्रेन है इसे हम मेसेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका टैगमेंटम, टेक्टम और हमारा सब्सटेंसिया नाइग्रा। नेक्स्ट है आपका हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होता है इसे हम रोम्बेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। और जो हिंड ब्रेन है इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका मेटेनसेफ्लॉन, सेकंड आता है आपका माइलिनसेफ्लॉन। जो मेटेनसेफ्लॉन होता है इसमें हमारे पॉन्स और सेरेब्रम प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा माइलिनसेफ्लॉन होता है आपका, इसमें आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। नेक्स्ट हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। द ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ब्रेन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन स्टीम एंड सेरिबेलम। जो ब्रेन होता है हमारा सेरिब्रम, ब्रेन स्टीम और हमारा सेरिबेलम को कंसिस्ट करता है। एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन ऑफ द हेड एंड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। जो ब्रेन होता है ये हमारे हेड के स्कल बोन से प्रोटेक्टेड रहता है और साथ में हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे मेनिंजेस में प्रेजेंट रहती है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 बिलियन ऑफ द नर्व्स दैट कम्युनिकेट विद द ट्रिलियंस ऑफ द कनेक्शन कॉल्ड साइनेप्सेस। ब्रेन में हमारे 100 बिलियन से ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं जो हमारे ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन, जिसे हम साइनस से बोलते हैं, उससे कम्युनिकेट करती हैं। एंड इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर एंड आउटर सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो हमारा ब्रेन का इनर सरफेस होता है वो हमारे व्हाइट मैटर से बना होता है और जिसका हमारा आउटर सरफेस होता है हमारे ग्रे मैटर से बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकेशन की। इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी। जो ब्रेन होता है हमारा क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड होता है। एंड वेट इन मेल अराउंड 1350 ग्राम एंड इन फीमेल 1210 ग्राम। जो वेट होता है ब्रेन का ये हमारे मेल्स में 1350 ग्राम यानी 1.3 kg होता है और फीमेल्स में 1210 ग्राम यानी 1.2 kg ब्रेन का वेट होता है। एंड नॉर्मल वेट इज अराउंड 1.5 kg। जो एवरेज हमारा नॉर्मल वेट होता है ब्रेन का वो होता है आपका 1.5 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ। जो लेंथ होती है हमारी ब्रेन की वो होती है आपकी 167 mm। और जिसकी विड्थ होती है यानी जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 140 mm। और जिसकी एवरेज हाइट होती है वो होती है आपकी 93 mm। द वॉल्यूम इज अराउंड 260 सेंटीमीटर पर क्यूब इन मैन एंड 1130 सेंटीमीटर पर क्यूब इन वुमेन्स। और जो हमारा ब्रेन का वॉल्यूम होता है वो मेल्स में होता है आपका 1260 सेंटीमीटर पर क्यूब और जो हमारी फीमेल्स होती है वुमेन्स होती है उसमें होता है आपका 1130 सेंटीमीटर पर क्यूब। इट रिसीव 15% ब्लड ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। और जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारे टोटल कार्डियक आउटपुट का 15% ब्लड हमारा रिसीव करता है यानी 750 ml हमारा ब्लड रिसीव करता है। डीएसएन जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका 70 to 140 ml। और जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है आपकी 72 बीट पर मिनट। और डीएसएन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा जो हमारा अराउंड 5000 ml होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे 5000 ml में से 15% ब्लड रिसीव करता है यानी 750 ml ही ब्लड रिसीव करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में। 4 आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन है इसको हमारी 4 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। जैसे जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है दो होती हैं जो 80% हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। और जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये भी हमारी दो होती है जो 20% हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। दीज टू आर्टरी टुगेदर मेक अ सर्कल ऑफ विलस। और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये दोनों मिलकर ही हमारा सर्कल ऑफ विलस बनाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आर्च ऑफ अरोटा होता है ये फर्दर 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट ब्रांच होती है इसे बोलते हैं हम इनोमिनेट आर्टरी। जो इनोमिनेट आर्टरी होती है इसे हम ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी भी बोलते हैं। और जो इसकी सेकंड ब्रांच होती है इसे बोलते हैं हम लेफ्ट कॉमन करेटिड आर्टरी। और जो थर्ड ब्रांच होती है इसे बोलते हैं हम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और डीएसएन जो हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और जो उसकी दूसरी ब्रांच होती है उसे बोलते हैं हम राइट कॉमन करेटिड आर्टरी। और डीएसएन जो हमारी लेफ्ट एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये भी फर्दर आगे जाके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आपकी लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी होती है आपकी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इसी तरह हमारी जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये भी फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी होती है आपकी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
और डियर स्टूडेंट, जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ये हमारे फेस के और माउथ के सुपरफिशियल पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ये हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। और डियर स्टूडेंट, जो हमारी सबक्लिनर आर्टरी होती है इसमें से भी एक ब्रांच निकलती है जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं, और जो हमारे लेफ्ट सबक्लिनर आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और जो हमारी राइट सबक्लिनर आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं हम राइट वर्टिब्रल आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, ये आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा का इमेज है। डियर स्टूडेंट, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है इसमें हमारी छोटी स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्रांसवर्स फोरामेन बोलते हैं। और जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट होते हैं उसमें, वहाँ से एंटर होते हुए सीधा हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं। और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये हमारी फर्दर मोर ब्रांचेज में डिवाइड होकर सर्कल ऑफ विलस बनाती हैं, जिसमें से हमारी 10 आर्टरीज आपका सर्कल ऑफ विलस बनाएंगी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं डिस्टेंस, ये आपका एंट्री वाला पार्ट है और इसके जस्ट अपोजिट में आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट है। और जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो हमारे फोरामेन मैग्नम से होते हुए हमारे ब्रेन में एंटर करती है, और जो हमारी राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी थी ये दोनों मिलकर हमारा एक आर्टरी बनाती है जिसे हम बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। और जो बेसिलर आर्टरी होती है हमारे ब्रेन में 1% होती है। और जैसे जो बेसिलर आर्टरी होती है हमारे ब्रेन स्टेम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडल ओब्लांगेटा आता है, तो इनको ही हमारा ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और जो बेसिलर आर्टरी होती है फर्दर आगे जाके 2 ब्रांचेज में डिवाइड होती है। जो हमारे लेफ्ट साइड को डिवाइड होती है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जो हमारे राइट साइड को डिवाइड होती है इसे बोलते हैं हम राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है हमारी 2% होती है। इसके अलावा इसमें हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो भी हमारी 2% होती है। जो हमारी राइट साइड में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है फर्दर हमारी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जिसे बोलते हैं हम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, जो हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है जो हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जो हमारी राइट साइड में प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे हम राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और डियर जो हमारे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ये हमारे ब्रेन के एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ये 2% होती है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारी एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी प्रेजेंट होती है जो हमारे 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारी 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी प्रेजेंट होती है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है इसको कनेक्ट करने का जो आर्टरी काम करती है उसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है जो इसको कनेक्ट करेगी तो उसे बोलते हैं हम लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जो हमारे राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो हमारे राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कनेक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और डियर स्टूडेंट, ये जो आर्टरी होती है मिलकर हमारा एक सर्कल ऑफ विलस बनाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये भी हमारी 2% होती है स्टूडेंट्स, एक तो होती है आपकी राइट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी साइड भी होती है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। जो हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है ये हमारे ब्रेन के लेटर साइड के पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ टैलेंट सेप्टन ऑफ फोर ब्रेन। और ये हमारे फोर ब्रेन की टैलेंट सेप्टन का पार्ट है, एंड इट इज़ अ मेन मोटर सेंसरी ऑर्गन। और जो सेरेब्रम होता है ये हमारा मेन मोटर सेंसरी ऑर्गन होता है। The superficial part of the cerebrum is composed of nerve cell body called gray matter and deeper layer consists of nerve fibers called white matter। और जो हमारा सेरेब्रम का सुपरफिशियल पार्ट होता है ये हमारी नर्व सेल बॉडी से मिलकर बना होता है जिसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और इसका जो डीपर लेयर होता है इनर लेयर होता है वो हमारे नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है जिसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लैक्स सेरेब्री। इट डिवाइड्स सेरेब्रम इनटू 2 हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो फ्लैक्स सेरेब्री होती है ये हमारी सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है जिसे बोलते हैं हम राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ व्हाइट मैटर इज कॉल्ड कॉर्पस कोलेजम। और जो हमारा ब्रेन के डीप वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो हेमिस्फीयर होते हैं वो हमारे व्हाइट मैटर से कनेक्टेड हो जाते हैं जिसे हम कॉर्पस कोलेजम बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कॉर्पस कोलेजम क्या होता है, अ पॉइंट वेयर बोथ हेमिस्फीयर मीट कॉल्ड कॉर्पस कोलेजम। और ऐसा पॉइंट जहाँ पर को हमारे दोनों हेमिस्फीयर मिल जाते हैं उसे हम कॉर्पस कोलेजम बोलते हैं। सेरेब्रम इज कवर्ड बाय अ लेयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारा सेरेब्रम होता है एक लेयर से कवर्ड रहता है जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। द सर्फेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय complicated pattern of sulcus is slightly depressed and gyri is slightly ridged, and these increase the surface area of the cerebral cortex।
और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस वाला पार्ट होता है, उसमें हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सल्कस और गायरी बोलते हैं। और डिएस्टन जो सल्कस होता है हमारा स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और जो गायरी होता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम गायरस बोलते हैं। और जो हमारे सर्कस और जो गायरी होते हैं ये हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं उसका जो सरफेस एरिया होता है उसको हमारा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। डिएस्टन जो हमारा फ्लैक्स सेरिब्री होता है ये हमारे सेरिब्रम को टू पार्ट में डिवाइड करता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। डिएस्टेंस हमारे सर्कस प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें हमारे स्लाइटली डिप्रेस्ड वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्कस, और डिएस्टेंस जो इसमें स्लाइटली हमारा उभरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम गैरी। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। सेरेब्रम को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका राइट हेमिस्फीयर, सेकंड है लेफ्ट हेमिस्फीयर। फर्स्टली हम बात करेंगे राइट हेमिस्फीयर के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ब्रेन, इसे हम राइट ब्रेन भी बोलते हैं। एंड इट कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, और ये हमारी जो लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स होते हैं इसको कंट्रोल करता है। एंड फोकस ऑन आर्ट एंड क्रिएटिविटी, और ये हमारी जो आर्ट की एक्टिविटी होती है और जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसमें फोकस करता है। एंड इमेजिनेशन, और जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसमें भी ये फोकस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड इमोशन, जैसे जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है इसे हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इमोशनल फीलिंग्स होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे आप कभी सैड होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो ये आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें दिख जाता है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लार्ज मसल कंट्रोल, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे जो लार्ज मसल्स ग्रुप होते हैं उसको कंट्रोल करता है। एंड सप्रेस इम्यूनिटी, और ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको सप्रेस करता है। एंड वर्ड रीडिंग, और ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं उसको रीड करने में हेल्प करता है। एंड अनकॉन्शियसनेस एक्शन, और जो अनकॉन्शियस एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लेफ्ट फील्ड विजन, और जो हमारा लेफ्ट साइड का जो विजन होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट ब्रेन, इसे हम लेफ्ट ब्रेन भी बोलते हैं। इट कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे राइट साइड के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। नंबर स्किल्स, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे जो नंबर स्किल्स होते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसे हम डिजिटल ब्रेन भी बोलते हैं। एंड लॉजिकल एंड ट्रूथ एंड फोकस ऑन फैक्ट्स, और हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग्स होती हैं, जो हम सच बोलते हैं और जो हम फैक्ट्स में फोकस करते हैं, उसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड इंटेलिजेंस, और जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर की वजह से रहता है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन, और ये हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। एंड स्मॉल मसल कंट्रोल, और ये हमारे जो स्मॉल मसल ग्रुप्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। एंड एक्टिव इम्यूनिटी, और ये हमारी जो इम्यूनिटी होता है उसको एक्टिव करने में भी हेल्प करता है। एंड कॉम्प्रिहेंशंस, और ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसको समझने में भी हेल्प करते हैं। एंड कॉन्शियसनेस एक्शन, और जितने भी हमारे कॉन्शियसनेस एक्शंस होते हैं वो भी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के द्वारा होते हैं। एंड राइट फील्ड विजन, और जो हमारा राइट साइड का जो विजन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें जो आपका राइट साइड के जो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं, और जो हमारे लेफ्ट साइड की जो नर्व्स होती हैं वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में एंटर करते हैं। इसलिए जो हमारा राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। फर्स्ट है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। इसके कुछ हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया, मेमोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो हमारी थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है और जो रीजनिंग होती है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में, और जो हमारे कुछ मोरल डिसीजन होते हैं उसको लेने में हेल्प करता है। साथ में हमारी जो लर्निंग होती है उसकी एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंसरी परसेप्शन, इंक्लूडिंग द परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। और हमारे कुछ सेंसरी परसेप्शन होता है जिसमें हमें पेन, टेम्परेचर, टच और हमारी जो हेयरिंग होती है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, इसका हम आपको परसेप्शन करवाता है। इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर वॉलंटरी मूवमेंट, और जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन करता है और उसे कंट्रोल भी करता है, और साथ में ये हमारे स्केलेटल मसल का वॉलंटरी मूवमेंट भी करवाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोब्स ऑफ ब्रेन के बारे में। देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ स्कल बोन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्कल बोन की लोकेशन होती है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसमें हमारे 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका फ्रंटल लोब, सेकंड आपका पैराइटल लोब, थर्ड आपका टेम्पोरल लोब, और फोर्थ आपका
ऑसिपिटल लोब। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, डिस्टेंस जो हमारे लोब्स होते हैं ब्रेन की, इसको स्कल की जो बोन होती है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका फ्रंटल लोब, सेकंड आपका पैराइटल लोब, थर्ड आपका ऑसिपिटल लोब और फोर्थ आपका टेम्पोरल लोब। फर्स्टली हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। डिस्टेंस जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो हमारे लोब्स होते हैं इसमें हमारे कुछ सर्कस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लोब्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका सेंट्रल सर्कस, नेक्स्ट आता है आपका पैरेटो ऑसिपिटल सर्कस, नेक्स्ट आता है आपका लेटरल सर्कस। ये हमारे कुछ सर्कस हैं जो हमारे ब्रेन के लोब्स को डिवाइड करते हैं। द फ्रंटल लोब इज मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। जो फ्रंटल लोब होता है ये हमारे सेरेब्रम का एंटीरियर पार्ट होता है एंड इट इज़ अ प्राइमरी मोटर एरिया, और ये हमारा प्राइमरी मोटर एरिया होता है। द सेल बॉडी आर पिरामिड शेप एंड दे कंट्रोल स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी। और जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, जो इसमें सेल बॉडी होती है वो हमारे पिरामिड शेप की होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक मसल कंट्रोल, हायर इंटेलेक्ट, पर्सनैलिटी, मूड, सोशल बिहेवियर एंड लैंग्वेज। और ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे फ्रंटल लोब के द्वारा मेंटेन रहती हैं। एंड पोस्टरली द फ्रंटल लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम द पैराइटल लोब बाय सेंट्रल सर्कस एंड इंफीरियरली फ्रॉम द टेम्पोरल लोब बाय लेटरल सर्कस। और जो पोस्टर वाला पार्ट होता है हमारा फ्रंटल लोब का, ये हमारे पैराइटल लोब से सेंट्रल सर्कस के द्वारा हमारा सेपरेट रहता है, और इंफीरियरली यानी नीचे साइड से ये हमारे टेम्पोरल लोब से लेटरल सर्कस के द्वारा ये हमारा अलग रहता है, सेपरेट रहता है। नेक्स्ट आपका ब्रोकास एरिया। जो ब्रोकास एरिया होता है इसे हम मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं। दिस इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब जस्ट अबव द लेटरल सर्कस। और ये जो हमारा ब्रोकास एरिया होता है हमारे फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, और जो लेटरल सर्कस होते हैं इसके जस्ट अबव हमारा प्रेजेंट होता है एंड कंट्रोल द मसल मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच। और जो हमारे स्पीच के लिए जो मसल्स होते हैं उसके मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन मोस्ट पीपल द ब्रोकास एरिया इज लोकलाइज इन द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो हमारे मोस्टली जो पीपल्स होते हैं उसमें जो ब्रोकास एरिया होता है वो हमारी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ द डोमिनेट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन द राइट हैंडेड पीपल एंड वाइस वर्सा। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो मोस्टली जो हमारे राइट हैंडेड जो पीपल होते हैं उसके लिए हमारा डोमिनेंट रहता है। वैसे ही हमारा जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट हैंडेड जो पीपल्स होते हैं उनके लिए डोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमोटर एरिया के बारे में। इट इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब इमीडिएटली एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। जो हमारा प्रीमोटर एरिया होता है ये हमारे फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, और ये हमारी जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है इसके जस्ट एंटीरियर पार्ट में हमारा सिचुएटेड होता है एंड इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स एंड सेंड इम्पल्स टू द प्राइमरी मोटर एरिया। और जो हमारा प्रीमोटर एरिया होता है ये हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, और ये हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको हमारे प्राइमरी मोटर एरिया में सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, in tying a shoelace or writing many muscle contacts, but the movement must be coordinated and carried out in a particular sequence। जब भी हम shoelace बांधते हैं और जब लिखते हैं तो हमारी बहुत सारी मसल्स कॉन्टैक्ट होती हैं, लेकिन जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड और हमारे एक सीक्वेंस में क्या करते हैं वर्क करते हैं। जैसे हम कोई shoelace बांधते हैं उसको हम क्या करते हैं सीक्वेंस में बांधते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम पेज में जब लिखेंगे तो हम क्या करते हैं एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो जो हमारा ये सीक्वेंस होता है, एक जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसको जो मेंटेन करता है आपका वो करता है आपका प्रीमोटर एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री फ्रंटल एरिया के बारे में। इट इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब जस्ट एंटीरियर टू द प्री मोटर एरिया। और जो प्री फ्रंटल एरिया होता है हमारे फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, जो जस्ट हमारे प्री मोटर एरिया के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज अ लार्ज एरिया एंड इज मोर हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस देन इन अदर एनिमल्स। और ये हमारा एक लार्ज एरिया होता है जो हमारे ह्यूमंस में एज कम्पेयर टू एनिमल्स ज़्यादा डेवलप होता है एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन कंट्रोल हियर। और जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया होता है ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका परसेप्शन है एंड द एबिलिटी टू एंटिसिपेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स। और जो हमारे इवेंट्स होते हैं यानी जो घटनाएं होती हैं उसके जो परिणाम की जो अनुमान लगाने की जो हमारी एबिलिटी होती है उसमें हेल्प करता है एंड द नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ द इमोशंस। और ये हमारे जो इमोशंस रिएक्शंस होते हैं उसको मैनेज करता है, जैसे कि हम जो फील कर रहे हैं उसको कैसे और कब हमको एक्सप्रेस करना होता है उसमें भी ये हमारा हेल्प करता है एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल स्टेट फॉर इंडिविजुअल। और हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन के लिए हमारे इमोशनल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि हमको किसी पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है ये उसमें हमारी हेल्प करता है एंड थिंकिंग एंड मेमोरी। और ये हमारी थिंकिंग और मेमोरी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराइटल लोब के बारे में। पैराइटल लोब स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर सर्कस एंड मर्ज विद द ऑसिपिटल लोब बिहाइंड एंड टेम्पोरल लोब बिलो। और जो हमारा पैराइटल लोब होता है ये हमारे सेंटर सर्कस से स्टार्ट होता है, और ये हमारे पोस्टीरियरली ये हमारे ऑसिपिटल लोब से मर्ज हो जाता है, और ये हमारे इंफीरियरली नीचे साइड्स में हमारे टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होता है। एंड एरिया इन द पैराइटल लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन। और जो हमारे पैराइटल लोब का जो एरिया होता है ये हमारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका टच,
टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और हमारा पेन होगा, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोमेटोसेंसरी एरिया के बारे में। दिस एरिया लोकेटेड इन पैरेटल लोब जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस वेयर सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टच एंड टेम्परेचर एंड अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर मूवमेंट एंड पोजिशन ऑफ जॉइंट आर परसीव्ड। और जो सोमेटोसेंसरी एरिया होता है हमारे पैरेटल लोब में लोकेटेड होता है और ये जस्ट हमारे सेंट्रल जो सर्कस होता है उसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा सोमेटोसेंसरी एरिया होता है ये हमारे जो पेन होता है, प्रेशर होता है, टच और जो टेम्परेचर होता है हॉट एंड कोल्ड, इसका क्या करता है, सेंसेशन परसीव करता है। एंड ये हमारी जो मस्कुलर जो हमारी मूवमेंट होती है उसकी जो अवेयरनेस होती है उसको भी परसीव करता है। साथ में हमारी जो जॉइंट्स की पोजीशन होती है उसको भी हमारा परसीव करता है। एंड somatosensory area of the right hemisphere receive impulse from the left side of the body and vice versa। और जो हमारा somatosensory area होता है इसमें जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ से इम्पल्स को रिसीव करता है। एंड जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हेमिस्फीयर होता है वो हमारे राइट साइड के जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ से इम्पल्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट है पैरेटो ऑसिपिटल एरिया। दिस लोकेटेड इन पैरेटल लोब बिहाइंड द सोमेटोसेंसरी एरिया। जो हमारा पैरेटो ऑसिपिटल एरिया होता है ये हमारे पैरेटल लोब में लोकेटेड होता है और ये जस्ट हमारे जो सोमेटोसेंसरी एरिया होता है उसके बिहाइंड प्रेजेंट रहता है। इट्स फंक्शन आर थॉट टू बी इंक्लूड स्पेशल अवेयरनेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू नेम ऑब्जेक्ट्स। और इसके फंक्शन हमारे थॉट के रिगार्डिंग होते हैं जिसमें हमारे स्पेशल अवेयरनेस आता है, जैसे कि हम अपने प्रेजेंट टाइम के लिए अवेयर रहते हैं कि अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, टाइम क्या हो रहा है और हमारा वेदर क्या चल रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, और ये हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको इंटरप्रेट करता है, यानी हमारी व्याख्या करता है लैंग्वेज की। एंड एबिलिटी टू नेम ऑब्जेक्ट्स, और जो हमारी ऑब्जेक्ट्स को नेम देने की एबिलिटी होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। It has been suggested that object can be recognized by touch alone because of the knowledge of past experience retained in this area। और ये सजेस्ट किया गया है कि जो हमारा पैरेटो हॉस्पिटल एरिया है ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेमोरी होती है, उसको रिटेन करता है। और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम टच से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब के बारे में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लैंग्वेज एंड हेयरिंग। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है ये हमारी जो मेमोरी होती है और जो हमारी लैंग्वेज होती है और जो हमारी हेयरिंग होती है उसके रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट सिट्स बिलो द फ्रंटल एंड पैरेटल लोब फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय द लेटरल सर्कस। और जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है हमारे फ्रंटल और जो पैरेटल लोब होता है इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये हमारे जो लेटरल सर्कस होता है उससे सेपरेट रहता है। द टेम्पोरल लोब कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरी एंड डेलिमिटेड बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर सल्काई। और जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है इसमें हमारा सुपीरियर, मिडिल और हमारा इन्फीरियर जो गायरी होती है वो प्रेजेंट होती है। जो हमारे जो सुपीरियर और इन्फीरियर जो सल्काई होते हैं उससे डेलिमिटेड रहती हैं, यानी स्टेब्लिश रहती हैं। इट इज सप्लाइड बाय द मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और जो टेम्पोरल लोब होता है इसमें मिडिल और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है इसके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। एंड द मिडिल टेम्पोरल लोब कंटेन्स द हिप्पोकैम्पस, अ रीजन ऑफ द ब्रेन इंपोर्टेंट फॉर मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। और जो हमारा मिडिल टेम्पोरल लोब होता है इसमें हमारा हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट रहता है और जो हमारा एक ब्रेन का रीजन होता है और जो हमारे मेमोरी और जो लर्निंग होती है और जो इमोशंस होते हैं इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका और टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंक्लूड सम फंक्शनल एरिया। और जो हमारे टेम्पोरल लोब होता है इसमें हमारे कुछ फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑडिटरी एरिया, इसे हम हेयरिंग एरिया भी बोलते हैं। दिस लाई इमीडिएटली बिलो द लेटरल सर्कस विद इन द टेम्पोरल लोब। और जो हमारा ऑडिटरी एरिया होता है ये हमारे टेम्पोरल लोब के जो लेटरल सर्कस होता है उसके जस्ट से नीचे प्रेजेंट होता है। एंड द नर्व सेल रिसीव एंड इंटरप्रेट इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इनर एयर बाय द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स। और जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं ये हमारी जो इनर एयर से जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई होती हैं उसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के जो कॉक्लियर पार्ट होता है वहाँ से रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। और डिस्टेंस जो हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती है ये हमारी 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑल्फैक्टरी एरिया के बारे में। दिस लाई डीप इन द टेम्पोरल लोब। और जो हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया होता है ये हमारे टेम्पोरल लोब के डीपली सिचुएटेड होता है। एंड वेयर impulses फ्रॉम olfactory epithelium of the nose transmitted via the olfactory nerves are received and interpreted। जिसमें हमारी जो नोज़ की olfactory epithelium होती है इसमें से जो इम्पल्स होती है वो हमारे olfactory नर्व्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है और जिसे हमारे olfactory एरिया द्वारा रिसीव किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। और डिएसएम जो हमारी olfactory नर्व होती है हमारी फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व होती है और जो हमारा olfactory एरिया होता है हमारे सेंस और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट एरिया के बारे में। दिस लाई जस्ट अबाउट द लेटर सर्कस एंड इन द डीप लेयर ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया। जो हमारा टेस्ट एरिया होता है ये हमारी लेटर सर्कस के जस्ट अबाव प्रेजेंट रहता है और जो हमारे सोमेटोसेंसरी एरिया होते हैं इसके हमारे डीप लेयर में प्रेजेंट होता है। हेयर इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इन टेस्ट बर्ड्स आर रिसीव्ड एंड परसीव्ड एज अ टेस्ट। और जो हमारे टेस्ट बर्ड्स में जो इम्पल्सेस होती हैं वो हमारी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उसके द्वारा रिसीव किया जाता है
जो एज अ टेस्ट से हमें रिसीव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसरी स्पीच एरिया के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम वर्निक्स एरिया भी बोलते हैं। दिस इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब एडजेसेंट टू द पैरेटो ऑसिपिटल एरिया। जो हमारा सेंसरी स्पीच एरिया होता है ये हमारी टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होता है और ये हमारी जो पैरेटल ऑसिपिटल एरिया होता है इससे सटा हुआ होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच वाइल ब्रोकास एरिया इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। और जो हमारा वर्निक्स एरिया होता है ये हमारी स्पीच के कॉम्प्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी जो हमारा स्पीच है इसको समझने में हेल्प करता है, जबकि जो ब्रोकास एरिया होता है ये हमारी स्पीच के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑसिपिटल लोब के बारे में। द ऑसिपिटल लोब इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल कॉर्टेक्स। जो हमारा ऑसिपिटल लोब होता है इसे हम विजुअल कॉर्टेक्स ही बोलते हैं। दिस लाई बिहाइंड द पैरेटो ऑसिपिटल सल्कस एंड इंक्लूड्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल लोब। जो ऑसिपिटल लोब होता है ये हमारे पैरेटो ऑसिपिटल जो सर्कस होते हैं इसके जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा पैरेटो ऑसिपिटल जो सर्कस होता है ये हमारे जो ऑसिपिटल लोब होता है इसका हमारा ग्रेटर पार्ट होता है। The optic nerves pass from the eye to this area, which receive and interprets the impulses as a visual impression. जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आई से हमारी जो ऑसिपिटल लोब होती है वहाँ को पास होती हैं, और जो हमारी इम्पल्सेस होती हैं वो हमें एज अ विजुअल इंप्रेशन यानी विजुअल इमेज हमें रिसीव और इंटरप्रेट होती हैं। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.